नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ रीजनिंग का प्रीवियस पेपर का सेट लेकर, जो कि एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछे गए हैं, जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था 3 मार्च 2020 को। उसके तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर हूँ। पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। आज हम लोग 3 मार्च 2020 को पूछे गए तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन का जो रीजनिंग सेक्शन है उसका अभी डिस्कशन करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है इसका इंस्ट्रक्शन मैं पढ़ता हूँ। दर्पण को समूह की दाईं ओर रखे जाने पर अक्षरांकीय समूह की सही दर्पण छवि कौन सी होगी। यहाँ पे हमें मिरर इमेज बताना है दोस्तों, और क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस है कि यह जो संख्या समूह लिखा गया है इसके दाईं ओर मिरर रखा है। ये जो मैंने चित्र बनाया दोस्तों, यहाँ मिरर रखा हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मिरर इमेज में जो फोटो होता है, कोई भी फोटो हो या कोई भी अंक हो, कोई भी संख्या हो, लेटर हो, अल्फाबेट्स हो, जो भी है वो क्या होता है, लेफ्ट से राइट हो जाता है। अगर राइट की तरफ में रख रहे हैं तो उसका सीधा अपोजिट हो जाता है, वह घूम जाता है इस डायरेक्शन में दोस्तों। तो बस हमें यही काम यहाँ करना है दोस्तों। तो यहाँ पहले 4 है, तो यह 4 जो है वह इस फॉर्म में लिखा हुआ है दोस्तों, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये 4 जो है उल्टा होकर के इस तरह से कुछ हो जाएगा दोस्तों। अब फिर आती है क्यू की बारी। तो क्यू भी हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ इस तरह से ऐसे उल्टा हो जाएगा। पी ऐसे हो जाएगा। एन जो है दोस्तों ऐसे हो जाएगा। फिर 7 है, 7 भी ऐसे हो जाएगा दोस्तों। फिर जी कुछ इस तरह से हो जाएगा, और 5 जो है 5 भी दोस्तों कुछ इस तरह से हो जाएगा। और यही जो ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो हम लोग अगर अब ऑप्शन में चेक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ क्यू को ऊपर की तरफ लिख दिया गया है, यह वाटर इमेज बना दिया गया है लगभग, तो ये नहीं होगा दोस्तों। यहाँ हम लोग अगर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ जो है 4Q 5 को उलट दिया गया है दोस्तों, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अब 4 में हम लोग देखेंगे तो 4Q P N F G एंड 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये था मिरर इमेज का क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का इंस्ट्रक्शंस है, यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनुक्रम में तीसरा आएगा। यहाँ पे 6 वर्ड दिए गए हैं अंग्रेजी के। इन्हें हमें जैसे डिक्शनरी का ऑर्डर होता है उस ऑर्डर में इसे हमें अरेंज करना है, और यह बताना है कि अरेंजमेंट करने के बाद तीसरा वर्ड कौन सा होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ISO यह चारों ही, ये हमारे जो 6 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन में पहले के 3 लेटर बराबर है दोस्तों। अब हम लोग चौथे लेटर को देखते हैं। यहाँ M है 13 नंबर, यहाँ L है 12 नंबर, तो ये पहले आएगा। यहाँ T है, ये इसके बाद आएगा। तो सबसे पहले अभी हमारा L आने वाला है। L से पहले कोई है, देखे क्या, L तो सबसे पहले L वाला आएगा। L का 3 ऑप्शन हमारे पास है दोस्तों। अब देखिए, L के बाद I है 9 नंबर, L के बाद यहाँ A है, ये चौथे नंबर में, और फिर उसके बाद L के बाद O है, यह 15 नंबर है, यह 1 नंबर है, और यह 9 नंबर है। तो पहले 1 नंबर वाला आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्या होगा, आइसो लेट होगा डिक्शनरी में। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, उसके बाद जो है आइसो लाइन आएगा, आइसो लाइन आएगा। उसके बाद आइसो लोगस आएगा। इसके बाद जो है दोस्तों एल
एल एम वाला आएगा, तो उसके बाद आइसोमर आ जाएगा, आइसोमर, फिर उसके बाद आइसोनोमी, आइसोनोमी एंड सबसे लास्ट में आइसोटोप, आइसोटोप। तो ये हमारा डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज हो गया है दोस्तों। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आइसोलोगस, आइसोलोगस। और यह हमारे ऑप्शन में 2 नंबर ऑप्शन पे है और यह हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का इंस्ट्रक्शंस है, संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है, उस असमान संख्या युग्म का चयन करें। यह जो है क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ जो है हमारे पास 4 नंबर के पेयर दिए गए हैं, इसमें 3 किसी न किसी तरह से समान है और चौथा एक असमान है। जो असमान है हमें उसे ढूंढ निकालना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, यहाँ है 21 एंड 437, इस दोनों में हम लोग रिलेशन ढूंढने का कोशिश करते हैं दोस्तों। 21 का जब हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह से आएगा 441 और यहाँ हमें मिल रहा है दोस्तों 437। यह इसमें अगर हम माइनस कर देंगे 4 से तो हमें मिल जाएगा 437। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 का स्क्वायर जब हम करने जाएंगे दोस्तों तो ये कितना आएगा, 3 या 9, 3 या 9, 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 3 या 9, 1 10, 1089 आएगा दोस्तों। ये आपको वैसे याद होना चाहिए, मैं यहाँ पे आपको इसलिए करके बताया हूँ कि यह जो जब भी 2 अंकों के डिजिट का हमें वर्ग निकालना हो दोस्तों तो हम इसी तरह से अप्रोच करेंगे। जैसे इसमें होता क्या है, जो यूनिट अंक है, यूनिट अंक का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, 3 या 9, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 3 और 3 इसको गुना करते हैं आपस में, 3 या 9 जो है इकाई अंक और दहाई अंक पे जो रहेगा उसको गुना करेंगे, उसको 2 गुना कर देंगे, 3 या 9 गुना 18, 18 का 8 हो जाएगा, हाथ में 1, इसको रखेंगे। अब इस 3 को गुना करेंगे दोस्तों, जो दहाई अंक है उसका स्क्वायर करेंगे, तो 3 या 9, 9 और 1 10, तो इस तरह से 1089 हो जाएगा 33 का स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इसमें भी अगर माइनस कर देते हैं तो यह आता है क्या, जी हाँ ये आएगा। तो अभी तक 1 और 2 दोनों एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब हम लोग तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। 11 का स्क्वायर 121 होता है दोस्तों। 1 to 1 में हम कितना माइनस करेंगे कि 118 आएगा दोस्तों, तो यहाँ 3 माइनस करेंगे। कहने का मतलब पहले 2 टर्म में हमें 4 माइनस करना है, यहाँ हम 3 माइनस कर रहे हैं। कोई नहीं, वैसे हमारा आंसर 90% है, पता कि अब ये होगा। अगला हम लोग चेक कर लेते हैं। 35 का स्क्वायर जो है क्या होगा दोस्तों, यह होगा 1225 में 4 घटा देंगे 1221। कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 किसी न किसी तरह से आपस में समान है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर दोस्तों वह असंगत है, और जो असंगत है वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी दोस्तों क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ हमें 4 शब्द दे दिए गए हैं और इन चारों शब्दों में जो असंगत है, जो किसी भी तरह से यहाँ क्या है इस ग्रुप में शामिल नहीं है, उसे हमें ढूंढना है। जो ऑड मैन आउट है उसे हमें निकाल देना है दोस्तों। तो देखिए पहला शब्द है अहिंसा, दूसरा है शांति, चौथा है सत्य। देखिए सत्य, अहिंसा, शांति, यह क्या है, यह एक अच्छा गुण है दोस्तों। हमें अहिंसावादी होना चाहिए, हमें शांति रखनी चाहिए, हमें हमेशा शांत होना चाहिए और हमें क्या होना चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए। ये सब अच्छे गुण माने जाते हैं। लेकिन घृणा क्या है, यह एक निगेटिव चीज है। घृणा क्या है, यह बुरी आदत है, हमें घृणा नहीं करना चाहिए। तो यह एक अलग गुण रखने वाला है, इसलिए यह 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यह डाइस का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका इंस्ट्रक्शंस कह रहा है उन पासों का चयन करें जिन्हें दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक पासे को खोल कर दे दिया गया है, इस पे कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं। हमें इन पासे को फिर से अरेंज करना है और तब बताना है कि यहाँ जो 4 पासे का फोटो दिया गया है इसमें से कौन कौन सा पासा कौन कौन सा फोटो इस पासे को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। जैसे अगर ये पासा जब भी कभी भी खुला हुआ हो तो इसके लिए दोस्तों एक चीज हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसका जो अल्टरनेटिव फेस होता है वह एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे ये 6 का अपोजिट 2 होगा और 4 का अपोजिट 1 होगा और यह जो अब 2 आपस में बच गया 5 और 3 ये एक दूसरे का अपोजिट होगा दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है कि इस इंफॉर्मेशन के आधार पर इसे मोड़ना है दोस्तों। तो जब हम इसको मोड़ेंगे दोस्तों तो 4 और 1 एक दूसरे का अपोजिट है, 6 और 2 एक दूसरे का अपोजिट है और 5 और 3 एक दूसरे का अपोजिट है। तो किसी भी पासे में दोस्तों जब उसका 3 फेस दिख रहा हो तो तीनों फेसों पर जो भी संख्याएं दिखेंगी उनका जो अपोजिट संख्या होगा वो कभी भी हमें नहीं दिखेगा। हमें जो भी 3 संख्या दिखेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। यह कंडीशन है पासे के लिए। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हो गया कि यह जो ऊपर 3 फेस दिख रहा है अगर इस फोटो के अकॉर्डिंग अगर वह एक दूसरे का अपोजिट है तो वह जो फोटो है वह इस पासे से नहीं बनाया जा सकता है। जैसे देखिए 1 4 एक दूसरे का अपोजिट है लेकिन ए नंबर में 1 और 4 दोनों हमें दिख रहा है। तो इसलिए यह जो पासा है वह इस पासे को मोड़कर बनाने के बाद कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी जिसमें हमें ये तीनों एक साथ दिखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन में है 6 3 और 1 विजिबल हो रहा है दोस्तों। तो देखिए 6 3 और 1 यह क्या है, कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। तो यह जो पोजीशन है यह संभव है दोस्तों, इसलिए यह इस पासे का हिस्सा हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग 5 6 और 1 5 6 और 1 ये भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, अतः यह भी इस पासे का एक हिस्सा हो सकता है। मतलब इस पासे को मोड़कर हम इस पोजीशन में दिखा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी की तरफ। ऑप्शन नंबर डी में अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो 2 6 और 3 दिख रहा है। तो हम यहाँ जब देखे हैं तो क्या है 6 और 2 एक दूसरे का अपोजिट है, जो कि जो 3 विजिबल फेस रहेंगे उसमें कभी भी एक दूसरे के जो अपोजिट रहेंगे वो वैल्यूज नहीं दिखेंगे। तो इसलिए यह भी नहीं होगा। तो हमारे पास अब जो ऑप्शन है केवल ए और बी ये नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि बी तो है लेकिन ए नहीं है इस पासे का हिस्सा। बी नंबर है केवल बी एंड सी, तो बी एंड सी यह हमारा आंसर हो जाएगा। सी बी डी नहीं होगा, बी सी डी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि केवल यही 2 फोटो है पासे के डाइस के, यही 2 पोजीशन है जो इसे मोड़कर बनाया जा सकता है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का इंस्ट्रक्शन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं दोस्तों। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। कहने का मतलब है दोस्तों कि हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो है एक संख्या ढूंढना है, उसका जो संबंध है कैसा होना चाहिए, जो पहली संख्या का तीसरी से है वही दूसरी संख्या का चौथे से होना चाहिए, या जो चौथी संख्या का तीसरे के साथ वही रिलेशन होना चाहिए जो दूसरे का पहले के साथ है। तो आइए अब हम लोग इसमें रिलेशन फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। यहाँ 7 है दोस्तों, 7 का क्यूब हम अगर निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि स्क्वायर से बड़ा है, 7 का क्यूब निकालेंगे तो आएगा 343। अब यहाँ दोस्तों हम देख रहे हैं कि यह 329 है, तो 329 को अगर यहाँ हम माइनस करेंगे
तो 13, 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया तो 1, ये तो कट जाएगा तो 14। कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ क्या है 7 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2, यह रिलेशन है। अब यही रिलेशन हमें यहाँ बैठा देना है। 9 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2। अब यह जो वैल्यू देगा दोस्तों वही हमारे इसी ऑप्शन में एक होगा और वो हमारा आंसर होगा। सॉरी 9 क्यूब दोस्तों, 9 क्यूब, यहाँ 7 का क्यूब है तो 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब होगा 729 होता है दोस्तों। 729 में से 9 दूना 18 अगर हम घटा देंगे दोस्तों, 9 में से 8 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1 और 7 का 7 उतर जाएगा। 7 से 11 हमारा आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसका इंस्ट्रक्शन मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाली आकृति का चयन करें। प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाली आकृति का चयन करें। यहाँ दोस्तों 4 बॉक्स दिए गए हैं, 3 बॉक्स में कुछ चित्र बनाए गए हैं, कुछ इमेजेज हैं और चौथा बॉक्स खाली है। इसमें कौन सा पैटर्न, कौन सा फोटो आएगा ये हमें ढूंढ के बताना है दोस्तों। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ जो बॉक्स के अंदर कुछ फोटो है उसमें कुछ मूवमेंट है। ये मूवमेंट किस तरह का है ये अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हम अपने क्वेश्चन के आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे एक ये लाइन है, ये छूट गया था दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि यहाँ देखिए सबसे पहले यह जो ऊपर त्रिभुज बना हुआ है यह क्या है, हाफ साइडेड है, हाफ साइडेड है। और यह अगर आप हर बॉक्स में देखेंगे तो यह मूव कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। यह रोटेट कितना कर रहा है, तो यह रोटेट कर रहा है हर बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज और मूव कर रहा है, यह एक फेज से दूसरे फेज पे मूव कर रहा है हर फोटो में। तो फर्स्ट में यहाँ है, सेकेंड में यहाँ आ गया, थर्ड में यहाँ, तो फोर्थ में यहाँ होगा दोस्तों। और इसका मूवमेंट जो शीर्ष का मूवमेंट है वह क्या है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो अभी 90 डिग्री और क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो फोटो है दोस्तों कुछ इस तरह का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट के मूवमेंट को अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो यह भी शिफ्ट हो रहा है इस साइड से इस साइड, फिर यह ऊपर जाएगा, फिर ये इस साइड को आएगा। तो इस फोटो में यह यहाँ आना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि यहाँ यह जो एक चतुर्भुजाकार आकृति दी गई है, इसके 4 पार्ट बनाए गए हैं। हर फोटो में हम देखेंगे दोस्तों कि इसका जो शेडेड पार्ट है वह एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पहले फोटो में यहाँ है, दूसरे में यहाँ गया, तीसरे में यहाँ गया, तो चौथे में यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पर जो यह फोटो बनेगा दोस्तों इसका यह पार्ट शेडेड होगा। और अब एक लास्ट चीज है कि यहाँ एक लकीर है, यहाँ 2 लकीर है, यहाँ 3 लकीर है और यहाँ 4 लकीर होगा। अब यह जिस भी ऑप्शन को फॉलो करेगा वह ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए चेक करते हैं। फर्स्ट यहाँ हमें इसका शीर्ष किधर चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा दोस्तों। यहाँ ये नहीं होगा दोस्तों। इन दोनों में बात बनेगी, लेकिन यहाँ जो है लाइन की संख्या 4 से ज़्यादा है, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका इंस्ट्रक्शन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। किसी निश्चित कूट भाषा में डिपेंड को EPHTJJ लिखा जाता है, उस भाषा में ट्रेवल को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को लिख दिया है। तो देखिए दोस्तों, डिपेंड को किसी कूट भाषा में EPHTJJ ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ट्रेवल को कैसे लिखेंगे, यानी ट्रेवल को भी इसी पैटर्न पर हमें कूटबद्ध करना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, D है तो D 4 नंबर, E 5 नंबर, P 16,
E5 N14 D5। यहाँ देखेंगे दोस्तों E5 P16 H8 T20 J10। अब देखते हैं दोस्तों, ये 4 है, एक बढ़ा के यहाँ 5 को लिख दिया, लेकिन यह 5 है, 5 को फिर 16, तो ये लॉजिक कुछ सही नहीं लग रहा है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन से देखेंगे इनका कुछ रिलेशन। जैसे यह D है, D को, ये D नंबर 4 नंबर होता है दोस्तों, सॉरी, है ना। ये 4 को 1 बढ़ा करके +1 5 लिख दिया। यहाँ 14 है, 14 में 2 जोड़ दिया और यह 16 हो गया। यहाँ 5 है, 5 में 3 जोड़ दिया 8 हो गया। 16 में 4 जोड़ दिया 20 हो गया। 5 में 5 जोड़ दिया 10 हो गया। 4 में 6 जोड़ दिया 10 हो गया। मतलब ये क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन से ये जो लास्ट वाला डिजिट है उसमें 1 जोड़ करके पहले लिख रहे हैं, फिर उसके बाद जो सेकेंड लास्ट है उसमें 2 जोड़ करके दूसरे स्थान पर, फिर जो थर्ड लास्ट है उसमें 3 जोड़ करके तीसरे स्थान पर, जो फोर्थ लास्ट है उसमें 4 जोड़ करके चौथे स्थान पर, जो फिफ्थ लास्ट है उसमें 5 जोड़ करके 5वें स्थान पर, और जो सबसे अंतिम है उसे, जो सबसे पहला है सबसे लास्ट है उसको क्या कर रहे हैं, 6 जोड़ करके यहाँ सबसे लास्ट स्थान पर लिख दे रहे हैं दोस्तों। तो बस सेम यही पैटर्न हमें यहाँ फॉलो करा देना है। यहाँ देखिए दोस्तों, एल है, ये 12 नंबर, ये 5 नंबर, ये 22 नंबर, ये 1, ये 18, ये 20। हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें बस यहाँ जो किया है इन्होंने वही कर देना है। 12 में 1 जोड़ देंगे तो 13 हो गया है दोस्तों। 5 है, 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 नंबर का जी हो जाएगा। 22 है, 22 में यह तीसरा लेटर है इधर से, तो 3 जोड़ देंगे तो 22 और 3 25 हो जाएगा। ठीक है। ए है, यह चौथा लेटर, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 1 और 4 5 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ 5 हो गया। यह 18 है, 18 में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 5 जोड़ देंगे तो 8 5 13 W हो जाएगा। और यह 20 नंबर है, 20 में ये छठा है तो 6 जोड़ देंगे, 20 26, 26 किसका होता है दोस्तों, जेड का। तो MGYEWZ जो ऑप्शन में है वो हमारा आंसर हो जाएगा। MGY यहाँ W है, नहीं होगा। MGZ नहीं होगा, MGYEWZ 3 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, ये भी सॉल्व हो गया हमारा दोस्तों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का इंस्ट्रक्शन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है। ऑप्शंस है पुलिस अधिकारी, माताएं, महिलाएं। पुलिस अधिकारी, माताएं और महिलाएं, इन तीनों को यह जो 4 ऑप्शन दिया गया है वेन डायग्राम का, इसमें से कौन सा वेन डायग्राम इनको दर्शाता है, यह हमें दिखाना है दोस्तों। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे पुलिस अधिकारी, माताएं और महिलाएं, सबसे पहले हम इसमें संबंध स्थापित करने का कोशिश करते हैं कि जैसे दोस्तों देखिए कि माताएं और महिलाएं क्या है कि जो माताएं होंगी वो सब के सब महिलाएं ही होंगी, है ना। लेकिन सारी महिलाएं माता नहीं हो सकती है। और पुलिस अधिकारी, कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जो पुलिस अधिकारी होंगी लेकिन माँ नहीं होंगी। कुछ ऐसी माताएं होंगी जो पुलिस अधिकारी भी होंगी। तो अब हमें क्या देखना है दोस्तों कि जैसे पुलिस अधिकारी और माता, इसमें भी सम का रिलेशन है, और महिला और माता, इसमें सभी महिलाएं माता नहीं होंगी। तो कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो माता होंगी तो सम का रिलेशन है, लेकिन माता और महिलाएं, सभी माताएं महिलाएं ही होंगी तो ये ऑल का रिलेशन है दोस्तों। तो अब हमें क्या है, एक ऑल और 2 सम का केस मिल रहा है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग यहाँ देखेंगे। यहाँ अगर हम देखते हैं दोस्तों तो यह ऑल के केस का फिगर है। तो यहाँ जैसे कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि यहाँ हम माताएं और महिलाएं कह सकते हैं।
ये महिलाओं का ग्रुप है, इसमें से कुछ माताएं जो है वो, कुछ महिलाएं जो है वो माता है, लेकिन यह नो है। अगर यहाँ हम पुलिस अधिकारी रखते हैं तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों कि नो का केस हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि कोई भी पुलिस अधिकारी जो है ना तो वो महिला है और ना माताएं हैं, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, यह पॉसिबल नहीं है दोस्तों। यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ भी ये अगर माता है, यह अगर महिला है, तो ये तो सही हो जाएगा कि कुछ माता महिलाएं जो है वो माता है और सभी माताएं महिला हैं, लेकिन कुछ ऐसी माताएं भी होंगी जो पुलिस अधिकारी होंगी, तो यहाँ वह रिलेशन नहीं फाइंड आउट हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। और तीसरा जो है दोस्तों यह भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर ये महिलाएं हैं तो महिला से अलग भी और पुलिस अधिकारी हैं, बहुत सारे पुलिस अधिकारी पुरुष भी हैं, तो इसलिए यह फोटो भी नहीं होगा। यहाँ हमारा यह आंसर होगा। कैसे होगा दोस्तों कि यह अगर हम देखते हैं, यह माताएं हैं, अगर यह माँ है, यह महिलाओं का सर्कल है और यह पुलिस अधिकारी को डिनोट करता है। तो अब अगर हम देखेंगे दोस्तों तो यह वेन डायग्राम एग्जैक्ट फिट बैठ जाएगा हमारे इन तीनों रिलेशन के लिए। जैसे कि महिलाओं में कुछ महिलाएं पुलिस अधिकारी हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी पुलिस अधिकारी होंगी जो माँ होंगी, और महिलाओं में सारी महिलाएं माँ नहीं होंगी, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो माँ होंगी, और सारी महिलाएं जो है वह भी माँ होंगी। तो सारी महिलाएं माँ, ये ऑल का केस हमें दिखा दिया। अब कुछ महिलाएं माँ है, सम का केस बनेगा, और कुछ पुलिस अधिकारी जो है वो क्या है, माँ है, और कुछ महिलाएं भी पुलिस अधिकारी हैं। तो यह जो रिलेशन है वह हमारे इस वेन डायग्राम से वेरीफाई हो जाता है, इसलिए यह हमारा जो है ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ एक सीरीज दे दिया गया है दोस्तों हमें। अब इस सीरीज में यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है, हमें यह फाइंड आउट करना है कि यहाँ इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन यहाँ आएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इस सीरीज में क्या रिलेशन है। यहाँ 87 है, 87 में 2 जोड़ दिया गया तो यह 89 हो गया। 89 में 3 जोड़ेंगे तो 92 आएगा। 92 में 5 जोड़ दिया गया, 97 आ गया। 97 में 7 जोड़ दिया गया तो 104 आ गया। अब इस 104 में अगर 11 जोड़ दिया गया तो 115 आ गया। अगर हम गौर से देखेंगे यह जो संख्याएं जोड़ी जा रही हैं तो यह एक पैटर्न है। ये कौन सा पैटर्न है दोस्तों? अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यह आपस में लगातार ये अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होता है दोस्तों। तो 2, उसके बाद जो अभाज्य संख्या है वह 3, उसके बाद का अभाज्य संख्या 5, क्योंकि 4 भाज्य संख्या है, 5 के बाद 6 भाज्य संख्या है, लेकिन 7 अभाज्य संख्या है, तो यह जोड़ दिया गया। 7 के बाद 8, 9 और 10 भाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद का अगला जो अभाज्य संख्या है वह 11 है, तो 11 जोड़ा गया। तो आगे हम इसके बाद जो अभाज्य संख्या आएगा वह जोड़ देंगे, क्योंकि 11 के बाद 12 भाज्य संख्या है। तो 13 को अगर हम इसमें जोड़ेंगे दोस्तों तो 5 और 3 8, 1 और 1 2 और 1 128। 128 ये हमारा आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 2 में है। ये आगे फॉलो हो रहा है कि नहीं, यह भी अगर हम चेक करना चाहें दोस्तों तो कर लेते हैं। 13 के बाद की जो अभाज्य संख्या है वह 17 आती है, क्योंकि इसके बीच में जो संख्याएं हैं 14, 15 और 16 ये भाज्य संख्याएं हैं। तो अब 17 को जोड़ेंगे तो 8, 7, 15 के 5 हाथ में 1, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, और 1 145। तो यह 128 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 साइलोगिज्म का क्वेश्चन है दोस्तों।
मैं इसके इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही वह आमतौर पर स्थापित तथ्यों से भिन्न दिखाई देते हों। तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से इन कथनों का अनुसरण करते हैं। तो आइए देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में नॉर्मली दोस्तों 2 स्टेटमेंट दिया होता है और उसके बाद उससे कुछ निष्कर्ष निकलते हैं और हमें उन ऑप्शंस को देख करके जो 2 हमारे पास कथन होते हैं उसको देख करके यह बताना होता है कि यहाँ जो दिया गया निष्कर्ष है उसमें से कौन कौन से निष्कर्ष सही है और कौन कौन से निष्कर्ष सही नहीं है। तो आइए देखते हैं। यहाँ दोस्तों दिया गया है सभी पुरस्कार पदक है, सभी पुरस्कार पदक है और कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र है। तो दोस्तों हम इसके लिए एक वेन आरेख खींच लेंगे पहले, ताकि हमें इसके निष्कर्ष तक पहुंचने में आसानी होगी। सभी पुरस्कार पदक है, सभी पुरस्कार जो है वह क्या है, पदक है। तो यह हो गया पुरस्कार, ये है पुरस्कार, और यह जो है दोस्तों यह सर्किल यह पदक का है। कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं, कुछ ऐसे पुरस्कार हैं वो प्रमाण पत्र भी हैं। तो ये हो गया प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र को हमने इस तरह से ओवरलैप इसलिए करवाया क्योंकि कुछ पुरस्कार जो है वो प्रमाण पत्र भी हैं, तो इसलिए मैंने इसे एक ओवरलैप करवा दिया। और अब हम निष्कर्ष के जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उन्हें पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस वेन डायग्राम के आधार पर वह सही है या नहीं। अगर सही है तो वो निष्कर्ष सही होगा और अगर सही नहीं है तो वो फिर गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आइए निष्कर्ष 1 जो है वह कहता है कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार है, कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार है। तो यह जो एरिया है दोस्तों, यह ऐसा एरिया है जो पुरस्कार और प्रमाण पत्र दोनों को दिखाता है। इसका मतलब हमारा यह कहना कि कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार है सही होगा, इसलिए यह कथन सही हो गया। दूसरा है कुछ पदक पुरस्कार हैं, कुछ पदक पुरस्कार हैं। तो ये है पदक का सर्किल और यह है पुरस्कार का सर्किल। तो कुछ जैसे कि अगर ये इसके अंदर इम्बेडेड है तो यह पूरा का पूरा है, तो सभी पुरस्कार पदक है, तो इसलिए कुछ पुरस्कार पदक है, यह कथन भी हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि ऑल जो होता है, ऑल के केस का कन्वर्जन जो होता है, व्युत्क्रम जो होता है वह सम होता है दोस्तों। तो यहाँ जो सभी पुरस्कार पदक है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा कुछ पदक पुरस्कार है, और इस आधार पर यह स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। अगला जो स्टेटमेंट है दोस्तों, कुछ प्रमाण पत्र पदक हैं, कुछ प्रमाण पत्र पदक हैं, कुछ प्रमाण पत्र, कुछ ऐसे प्रमाण पत्र हैं जो पदक हैं। ये जो ये यहाँ से जो भी शेडेड मैं कर रहा हूँ रीजन, ये ऐसे रीजन है जो प्रमाण पत्र तो है ही, साथ साथ में पदक भी है। तो हमारा यह कहना कि कुछ प्रमाण पत्र पदक हैं, कुछ प्रमाण पत्र पदक है सही होगा। अतः यहाँ निष्कर्ष में दिए गए तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 1, 2 एंड 3 ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। आइए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है दोस्तों, इसमें हमें यह भी एक क्लासिफिकेशन या जो लेटर एनालॉजी, लेटर क्लासिफिकेशन, लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है यह। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो 3 है इन चारों में से वो किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सेम है, और कोई एक इसमें से है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, और जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हुए असंगत है वही हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं। यहाँ है H 8 नंबर, यह है
13 नंबर, यह है 18 नंबर और यह है 22 नंबर। अगर हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो 8 5 13, 13 5 18 +5 एंड +4 का यहाँ रिलेशन है। अगले ऑप्शन में हम लोग चलते हैं। ये है 2 नंबर, ये है 7 नंबर, ये है 12 नंबर और ये है 17 नंबर। 2 में अगर हम 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो 7 मिलेगा, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 मिलेगा, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 मिलेगा। यहाँ 5 + 5 + 4 है, यहाँ 5 + 5 + 5 है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये 11 नंबर, ये 16, ये 21 और ये 26। तो 11 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों 16 मिलेगा, 16 में 5 जोड़ेंगे 21 मिलेगा, 21 में 5 जोड़ेंगे 26 मिलेगा। इसी तरह यह है 15, यह 20, यह 25 और यह 4। 15 में 5 जोड़ेंगे 20 मिलेगा, 20 में 5 जोड़ेंगे 25 और 25 में 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों हमें 30 मिलेगा। लेकिन ABCD 26 26 तक ही खत्म हो जाता है, उसके आगे हम ABCD 4 बढ़ जाएंगे तो ये 4 मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने क्या देखा कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वह असंगत है इस सीरीज में, चूंकि बाद बाकी तीनों ऑप्शन में हर अगले टर्म को प्राप्त करने के लिए 5 जोड़ा गया है दोस्तों। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में पहले 2 टर्म जो है वो 5-5 जोड़ के, लेकिन लास्ट वाला टर्म है उसमें 4 ऐड किया गया है, इसलिए यह असंगत है दोस्तों। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 13। यह पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे हम लोग देखते हैं। इसका ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, इसका जो आंसर आएगा उसके आधार पर मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों कि पेपर को पहले, पेपर ये इस आकार का पेपर था, इसे पहले क्या किया गया, बीच से मोड़ दिया गया। ये जो डॉटेड लाइन है यह दिखाता है कि यहाँ से पेपर को फोल्ड कर दिया गया है। फिर उसके बाद क्या किया गया है कि जब यह पेपर इस शेप में आ गया फिर उसको यहाँ से फोल्ड कर दिया गया, फोल्ड कर दिया गया। अब यहाँ पंच किया गया दोस्तों, पेपर को कट किया गया है। यहाँ एक वर्गाकार कट किया गया, एक त्रिभुजाकार कट किया गया और एक आयताकार कट किया गया। अब हमें इसे फिर वापस खोलना है दोस्तों। तो जो प्रक्रिया सबसे अंत में हुई वह प्रक्रिया यहाँ सबसे पहले होगी दोस्तों। तो सबसे लास्ट फोल्ड ये था, तो सबसे पहले यही खुलेगा और खुलेगा दोस्तों। तो चूंकि यह ऊपर है, ऊपर से नीचे आएगा तो यह वाटर इमेज बनाएगा जो भी यहाँ पे कट किए गए हैं। तो वाटर इमेज के लिए मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि जो टॉप में होता है वह बॉटम में चला जाता है, इसका शीर्ष ऊपर की तरह है तो इसका शीर्ष नीचे की तरफ हो जाएगा दोस्तों। तो जब एक फोल्ड खोलेंगे तो हमें यह आकृति प्राप्त होगी। अब दूसरा फोल्ड खोलेंगे दोस्तों तो यह वर्टिकल फोल्ड है, इसे अगर हम ऐसे खोलेंगे तो यह हमें मिरर इमेज देगा दोस्तों। तो यहाँ अभी जो दिख रहा है इसका सेम मिरर इमेज अगर हम बना दे दोस्तों यहाँ, तो वही हमारा आंसर होगा। और इस तरह का ऑप्शन जो भी होगा दोस्तों वह हमारा आंसर हो जाएगा। और यह फिगर जो है आपको ऑप्शन नंबर 3 में है और ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह एनालॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कह रहा है दोस्तों कि जिस तरह से कैलेंडर संबंधित है तारीख से, उसी तरह से दिए गए समूह में कौन सा सेम संबंध दिखाता है जैसा कि कैलेंडर और तारीख का है। तो कैलेंडर में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कैलेंडर जो है वो हमें साल भर की तारीख दिखाता है दोस्तों। तो उसी तरह से यह दिन महीना, कैलेंडर में दिन महीना हम लोग पूरा देखते हैं। और इसी तरह से घड़ी है, घड़ी हम लोगों को समय दिखाता है दोस्तों, या घंटा भी दिखाता है, या मिनट और सेकेंड सब दिखाता है दोस्तों। तो इसलिए यह हमारा ऑप्शन 3 नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का इंस्ट्रक्शन है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए
कौन से दो संकेतों और दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। यहाँ एक समीकरण दे दिया गया है, इस समीकरण को सही करने के लिए कौन से दो चिन्ह और कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए ताकि यह समीकरण सही हो जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दे दिया गया है दोस्तों। यहाँ सबसे जो पहला ऑप्शन है उसमें कह रहा है कि प्लस और माइनस और 6 और 12 को बदल दिया जाए। तो प्लस को माइनस कर दिया जाए और माइनस को प्लस कर दिया जाए दोस्तों। तो यहाँ प्लस है, इसको माइनस और माइनस को प्लस कर दिए। 6 को 12 लिख दिया और 12 को 6 लिख दिया। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे। तो 12 या 36, 3 मरतबे कट जाएगा तो यहाँ 3 हो गया और यहाँ 6 है तो 36 18, यहाँ हो जाएगा 18। माइनस में 18, यहाँ प्लस में 17 है, माइनस में 18 तो -1 बचेगा। और 11 है तो 11 में से 1 घट जाएगा तो 10। तो यह आ जाएगा 10 बराबर नहीं होगा 80 के। तो इसलिए ऑप्शन 1 हमारा नहीं होगा दोस्तों। चलिए अब ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा तो अब हम लोग दूसरा चेक करते हैं कि गुना और घटाव के चिन्ह को आपस में बदल देते हैं और 17 और 12 को भी आपस में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। जैसे अब यहाँ 6 भागा पहले भाग की क्रिया होगी तो 6 6 1 36, 6 मरतबा कट जाएगा। ठीक है, और 6 मरतबे कट गया यहाँ। तो यहाँ माइनस है, -6 हो जाएगा। यहाँ गुना है तो 11 को 12 से गुना कर देंगे दोस्तों। 11 और यहाँ चूंकि 17 हमने लिया है तो 17 को 11 से गुना करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा यह 187। और यहाँ चूंकि अब 12 है ये प्लस हो गया और यहाँ माइनस है, -6 हो गया। -6 घटा देंगे यहाँ दोस्तों तो क्या हो जाएगा 181। 181 में 12 को जोड़ देंगे तो 193, जो कि बराबर नहीं है 80 के। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा सही नहीं होगा। तो अब हम ऑप्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में है गुना और माइनस, गुना और घटाव। घटाव को गुना और गुना को घटाव लिख दिए। 6 और 12 को इंटरचेंज कर दो तो 6 यहाँ आ गया, 12 यहाँ आ गया। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए भाग का चिन्ह है, 12 है। 12 को 36 में 36 को 12 से भाग देंगे दोस्तों तो 3 आ जाएगा। यहाँ है माइनस का चिन्ह तो ये यहाँ माइनस रहेगा। अब यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ 6 है तो 11 है, 11 छक 66 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ 66 हो गया, यहाँ -3 है तो यह क्या हो जाएगा, 66 में से 3 घट जाएगा तो 63 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ 17 बचा हुआ है तो 7 और 3 10 का 0 हाथ में, 1 6 1 7 और 1 हासिल 8, 80 बराबर 80। यह समीकरण को सही कर देगा। इसलिए 3 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। यहाँ एक समुच्चय दे दिया गया है और इसमें जो संबंध है वही संबंध हमें ढूंढना है कि नीचे दिए गए चारों में से किस ऑप्शन में है। जिस भी ऑप्शन में यह संबंध फॉलो हो रहा होगा वह हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ 11 है, 165 है और 209 है। तो हम पहले देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या है। 11 से यह तीनों संख्याएं विभाज्य हैं। तो देखिए 11 से विभाज्यता जांच करने के लिए क्या नियम होता है। नियम होता है कि जो अल्टरनेट स्थान पर जो किसी भी संख्या में जो उसके अल्टरनेट स्थान पर जो अंक होंगे उनका सम जो है उनके जैसे सम संख्या हो। क्या होता है कि अल्टरनेट स्थान पे जैसे विषम विषम वाले का योग कर लेंगे और सम सम वाले का योग कर लेंगे और दोनों को आपस में घटा देंगे। वह अगर 0 या 11 या 11 से विभाज्य कोई संख्या आएगी
तो वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी दोस्तों। तो ये है 165। ये देखिए 5 और 1 6, और 6 में से 6 को घटा देंगे तो 0, इसका मतलब यह 11 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ 9 और 2 11, 11 में 0 घट जाएगा 11, जो कि 11 से डिविजिबल है, इसलिए 209 भी 11 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब पहली संख्या जो है उससे भाज्य है कौन? दूसरी और तीसरी संख्या, या दूसरे शब्दों में क्या है कि पहली संख्या का गुणक है दूसरा और तीसरा संख्या। तो अब हमें इन ऑप्शंस को बारी बारी से चेक करना है कि जो पहला संख्या है क्या उसके गुणज है उनके दोनों, और जो संख्याएं वहां दी गई है उस समुच्चय में। तो आइए पहले चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 1। यहाँ है 15। तो 15 दोस्तों, 15 को अगर हम देखेंगे तो 15 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? उस संख्या को 5 से डिवाइड होना चाहिए, और उस संख्या को 3 से भी साथ साथ डिवाइड होना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यह जो संख्या है 225, अंत में 5 है। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए एक दो शर्त है, एक या तो उसके यूनिट डिजिट पे 5 होना चाहिए, अन्यथा 0 होना चाहिए। तो यहाँ यह दोनों संख्याएं पहले कंडीशन को फॉलो कर रही है, दोनों में यूनिट डिजिट पे 5 है, इसलिए यह 5 से डिविजिबल है। अब 3 से विभाज्यता देखेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम है दोस्तों कि जो भी संख्याएं हैं उनमें सारी संख्याओं का सम मतलब जोड़ यदि 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ देखिए 2 और 2 4 और 5 9, 3 से विभाजित है, तो यह 3 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है तो 15 से भी विभाजित हो जाएगा। यह जो संख्या है दोस्तों, अब 7 और 2 9, 9 और 5 9 और 5 14, 14 3 से विभाजित नहीं है। तो इसका मतलब यह जो संख्या है वो 5 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, और चूंकि 3 और 5 दोनों से विभाज्य नहीं है इसलिए यह 15 से विभाज्य नहीं होगा। तो यह उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं 12, दूसरा नंबर ऑप्शन। दूसरे नंबर में देखिए कि यहाँ पहले यूनिट जो पहले स्थान पर जो दिया गया है वह संख्या है 12। अब हमें चेक करना है कि आगे जो दी हुई दोनों संख्याएं हैं वह 12 की गुणक है या नहीं। तो 12 है, ये देखिए दोस्तों 180 है। तो अगर 15 को 12 से गुणा कर दिया जाए दोस्तों तो यह इसको हम 15 गुने 12 लिख सकते हैं, तो यह जो है विभाज्य है। और आगे देखते हैं दोस्तों कि अगर इसको भी हम देखें 12 से भाग करेंगे तो 12 एकम 12 और 12 नमा 108, 19 गुने 12 यह भी हो जाएगा। तो यह उस पैटर्न को फॉलो करता है, अतः यह 2 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया गया है यदि a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है, a b का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है a b की बहन है, a गुना b का अर्थ है a b का भाई है, और a भागा b का अर्थ है a b की माँ है। तो इसी आधार पर हमें यह जो एक समीकरण दिया गया है इसे डिकोड करना है, और फिर l का y से क्या संबंध है यह हमें बताना है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ u प्लस h दे दिया है, u प्लस h का है कि पहले वाला दूसरे वाले का पिता है, पहले वाला दूसरे वाले का पिता है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि पहला वाला u h का पिता है, u h का पिता है। तो u पिता है, यहाँ हम प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि इसका जेंडर डिफाइन हो गया, यह पिता है तो यह पुरुष होगा। अब हम लोग अगला रिलेशन देखते हैं, h गुना l। h गुना l का मतलब हो जाएगा दोस्तों a गुना b का अर्थ है a b का भाई है, मतलब पहला वाला दूसरे वाले का भाई है। तो पहला वाला दूसरे वाले का भाई है, तो पहला वाला भाई है मतलब यह पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले रिलेशन की तरफ।
एल माइनस क्यू। एल माइनस क्यू क्या दर्शाता है दोस्तों? तो देखिए, माइनस पहला वाला दूसरे वाले की बहन है, पहला वाला दूसरे वाले की बहन है। एल क्यू की बहन है, तो एल चूंकि बहन है इसलिए यहाँ माइनस नोशन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इसका जेंडर डिफाइन हो गया है और यह महिला है, इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्यू और आर के रिलेशन की तरफ। तो क्यू भागा आर, ए भागा बी का अर्थ है ए बी की माँ है, मतलब पहले वाला दूसरे वाले की माँ है, पहले वाला दूसरे वाले की माँ है। क्यू आर की माँ है, तो क्यू माँ है तो यह महिला हो गई और यहाँ हम माइनस नोशन लगा दिए। अब हम लोग आर माइनस वाई में क्या संबंध है यह स्थापित करते हैं। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो यहाँ हम लोग पहला वाला आर जो है आर वाई की बहन है, तो आर वाई की बहन है इसलिए यह महिला हो गई। तो यहाँ हमें अब ये डिकोड कर लिया हमने एक दूसरे का जो संबंध है। अब इसके आधार पर हम एक फैमिली ट्री बना लेंगे और उसके आधार पर हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर हम लोग आसानी से कर पाएंगे। तो आइए अब हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं। कह रहा है कि यू एच का पिता है, यू जो है एच का पिता है, कौन? यू, एच का। आगे है एच एल का भाई है, एच जो है भाई है किसका? तो एल का, यह भाई है एल का। एल क्यू की बहन है और एल जो है वह क्यू की बहन है और एल चूंकि बहन है इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्यू आर की माँ है ना? क्यू किसकी माँ है? आर की माँ है। अब आर वाई की बहन है, आर जो है वह बहन है किसकी? वाई की बहन है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, वाई की बहन है आर और आर की माँ है क्यू। तो चूंकि ये दोनों आपस में बहन और भाई और या भाई बहन बहन या भाई बहन का रिलेशन है, तो आर की जो माँ होगी वही वाई की माँ होगी, वाई की माँ भी कौन होगी? क्यू होगी। और क्यू की बहन है एल और जो माँ की बहन होती है वह दोस्तों कौन होती है? तो मौसी होती है, इसलिए यह मौसी 2 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह पर आ सकती है। यहाँ एक टेबल दिया गया है दोस्तों, हमें इसको ढंग से इसका अध्ययन करना है और हमें पता करना है कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, प्रश्न चिन्ह दिया गया है, यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सी संख्या यहाँ होगी। तो आइए दोस्तों हम लोग इसे ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ कॉलम नंबर 1 में अगर हम देखते हैं तो इसमें रो 1 में 21 है, रो 2 में 36 है। इन दोनों संख्याओं को अगर हम गुना करेंगे दोस्तों आपस में तो हमें क्या मिलता है? देखिए दोस्तों, 28 8 छक 48, 8 छक 48, 8 हाथ में 4, 8 3 24, 6 दूनी 12,
तो 12 और 24 को जोड़ देंगे दोस्तों तो 36 होगा। 36 और 4 40, 40 का 0 हाथ में 4 और 3 दूना 6 और 4 3 दूना 6 और 4 10। तो दोस्तों 28 को 36 से गुना करने पर 1008 आता है दोस्तों। अब अगर यदि इस 1008 को 4 से हम लोग भाग दे देंगे दोस्तों तो यह हो जाएगा 4 दूना 8 और 5 चौका 20 और 4 दूना 8 252। तो दोस्तों यहाँ सीरीज यह है कि इन दो संख्याओं को आपस में गुना करिए और उसको 4 से भाग दे दीजिए, या आप इन दोनों संख्याओं का आधा करके और फिर जो संख्या आती है उसको गुना कर दीजिए। यही यहाँ लॉजिक है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ 30 है और यहाँ 32 है। तो आप देखिए 30 को अगर 2 से भाग दे देंगे तो 15 और 16, 15 और 16 को अगर हम लोग दोस्तों गुना करेंगे तो यह 240 के बराबर आएगा दोस्तों। फिर इसी तरह से 36 है, 36 को अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो 18 आएगा और 18 को अगर 2 से भाग दे देंगे तो 9 आएगा। अब दोस्तों इसको हमें गुना कर देना है। 9 के 72 का 2 हाथ में 7, 9 का 9 और 7 16, 162 2 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है दोस्तों यह नॉन वर्बल क्वेश्चन है और इसका फिगर चूंकि काफ़ी टफ है तो बोर्ड पे बनाना थोड़ा काफ़ी मुश्किल लग रहा है मुझे। तो जो आंसर है वही फोटो मैंने बनाया है और जो हमें ढूंढना है उस फोटो में वो जो सिंबल है वो मैंने बनाया है। वैसे दोस्तों अब से हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में यह जो भी सेट हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसका PDF प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और जो इस तरह के कठिन क्वेश्चंस है फोटो वाले वो आप वहाँ से देख ले तो आपको सुविधा होगी। आइए दोस्तों यहाँ जो है यह फोटो हमें ढूंढना है कि किस में है दोस्तों। ये इसमें अगर हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे तो देखिए कि यहाँ ये जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ ये और ये, फिर उसके बाद यहाँ आ गया दोस्तों, यहाँ पे ये ऐसे आ गया। फिर हम लोग नीचे आएंगे दोस्तों और यहाँ देखिए ये जो ब्लू लाइन है यही तो है हमें ढूंढना और ये ऑप्शन नंबर 3 में जो फोटो है उसमें यह आपको मिल जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा दोस्तों इसका। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 है जो यह एक लेटर सीरीज है दोस्तों। ये अल्फ़ाबेट के कुछ लेटर्स सीरीज में हमें दे दिए गए हैं और इसका जो अगला टर्म होगा वह हमें ढूंढना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। यहाँ है O 15 नंबर, ये है 2 नंबर, ये 12 नंबर, ये 3 नंबर, ये है 9, ये 4, ये 6, ये 5। अब देखिए इसमें कौन सा सीरीज बन रहा है दोस्तों। तो यहाँ 2 अल्टरनेट सीरीज है, ये मिक्स सीरीज है। 2 सीरीज को एक साथ मिक्स कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों जैसे B है 2 नंबर, इसमें 1 जोड़ दिया 3 हो गया, 3 + 1 D 4 हो गया, 4 + 1 5 E हो गया। अब इसी तरह से यहाँ आएगा उसमें +1 तो 5 और 1 6, यहाँ पे F आएगा, लेकिन हमें उसके पहले का टर्म ढूंढना है दोस्तों। तो यहाँ देखिए 15 है, 15 में से -3 कर दिया गया तो यहाँ 12 आ गया दोस्तों। 12 में -3 करेंगे तो यहाँ 9 आ गया, 9 में -3 करेंगे 6 आ गया, 6 में अगर -3 कर देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 3 किसका न्यूमेरिक वैल्यू होता है तो C का होता है। इसी तरह से अगर यहाँ -3 कर देंगे दोस्तों तो यहाँ ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इसके आगे तो ढूंढना नहीं है, हमें ढूंढना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ C होगा जो हमारे ऑप्शन 3 में दिया हुआ है और ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों।
तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जिसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक निश्चित कूट भाषा में सर्वेंट को 19, 2, 18, 22, 11, 22, 1, 14, 20 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मैग्नीफाई को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, सर्वेंट को कूटबद्ध किया गया है कुछ इस तरह से, तो हमें मैग्नीफाई को भी कूटबद्ध करना है सेम इसी लॉजिक के आधार पर। देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोग पहले नंबर लिख लेते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज। S19, E 5 नंबर, R का न्यूमेरिक वैल्यू होता है 18, B का होता है 22, A का होता है 1, N का होता है 14, T का होता है 20। अब अगर हम इस कूट में देखेंगे दोस्तों, तो S के का जो 19 होता है, यह 19 यहाँ है, E के लिए 5 होता है लेकिन यहाँ 2 दिया हुआ है, R के लिए 18, V के लिए 22, A के लिए 1, N के लिए 14 एंड T के लिए 20। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि एक केवल E को छोड़ करके बाद बाकी जितने भी अल्फाबेट्स है उनके न्यूमेरिक वैल्यूज एज इट इज यहाँ डाल दिए गए हैं। तो दोस्तों E के लिए क्यों नहीं डाला गया? तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ S, R, V, N, T, ये जो 2, 4 और 1 5 लेटर है, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन E और A यह जो है 2 अल्फाबेट्स है दोस्तों, सॉरी ये दोनों वॉवेल्स है दोस्तों। तो ये दोनों जो वॉवेल्स है, इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो A के लिए 1 कूट दिया गया और E के लिए 2 कूट दिया गया। तो दोस्तों जैसे कि ABCD के फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ABCD के फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो वॉवेल्स का एक जो सीरीज है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वह है A, E, I, O, U। मतलब यह जो है अल्फाबेट का पहला वॉवेल है, यह जो है दूसरा वॉवेल है, यह तीसरा वॉवेल है, यह चौथा और यह 5वां और अंतिम वॉवेल है। तो दोस्तों यहाँ जो कूटबद्ध किया गया है वह यही जो वॉवेल्स के जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनके आधार पर किया गया है। A के लिए 1, क्यों? क्योंकि A जो है पहला वॉवेल है। E के लिए 2, क्यों? क्योंकि E जो है वह दूसरा वॉवेल है। तो अब हमने ये डिकोड कर लिया है इसे, अब हमें उसी कोड लैंग्वेज में मैग्नीफाई को भी कोड करना है। तो अब देखिए हम लोग आसानी से कर देंगे। M कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो इसका वैल्यू 13 है, तो 13 लिख देंगे। A वॉवेल है तो इसका ऑर्डर क्या है? फर्स्ट, तो 1 लिख देंगे दोस्तों। G 7 नंबर है तो 7 लिख देंगे। N 14 है तो 14 लिख देंगे। लेकिन I वॉवेल है, तो I कौन सा वॉवेल है? तीसरे नंबर का वॉवेल है, तो यहाँ 3 लिख दिया। F छठा है अल्फाबेट, तो 6 लिख दिया। और Y की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? 25। तो यह जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो अब हम लोग देखते हैं यह कौन से ऑप्शन को फॉलो कर रहा है दोस्तों। 13, 17, 14, 36, 25, यह 3 नंबर ऑप्शन है और यह 3 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों इस केस में। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 जो है यह एनालॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें कह रहा है कि जिस तरह से पेय रिलेटेड है चाय से, उसी तरह से औषधि रिलेटेड होगा किससे? तो दोस्तों ऑप्शन हमारे पास है एनाल्जेसिक, रोग, चिकित्सक, अस्पताल। दोस्तों पेय एक कैटेगरी है जिसमें चाय आता है, चाय, शरबत, फिर उसके बाद दूध, पानी, ये सब के सब एक क्या है? पेय पदार्थ है। इसी तरह से औषधि भी बहुत सारे होते हैं जो हम रोग के इलाज के लिए खाते हैं, लेकिन रोग इससे संबंधित नहीं है। इस केस में
चिकित्सक नहीं है, अस्पताल नहीं है, तो एनाल्जेसिक हो जाएगा। एनाल्जेसिक दोस्तों या औषधि की कैटेगरी में एनाल्जेसिक आएगा, इसलिए यह हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यह काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ एक आकृति इस तरह की बनी हुई है और इसमें हमें कितने त्रिभुज है यह काउंट करके बताना है दोस्तों। तो आइए हम लोग त्रिभुज को काउंट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो इसे QRS ऐसा हम लोग नाम दे देते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये काउंट करते हैं। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी तरह से 9 10 11 12, ये 12 त्रिभुज यहाँ हो जाएंगे दोस्तों। और फिर यहाँ हम लोग देखेंगे ये 13, फिर ये 14 और एक ये पूरा 15, ये 16, ये 17, ये पूरा 18, ये 19 और एक ये बड़ा त्रिभुज 20। तो कुल मिलाकर के इसमें 20 त्रिभुज होंगे दोस्तों। और यह ऑप्शन नंबर 3 में है 20। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 1 जनवरी 2015 को अमित और सुवर्णा की आयु का योग 61 वर्ष है। 1 जनवरी 2015 को अमित और सुवर्णा के आयु का योग 61 वर्ष है। अमित सुवर्णा से 3 वर्ष छोटा है। अमित जो है सुवर्णा से 3 वर्ष छोटा है। तो मान लेते हैं कि यदि सुवर्णा की आयु x वर्ष है तो अमित का आयु जो है x माइनस 3 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम अब x माइनस 3 प्लस x बराबर 61, तो 2x इक्वल टू, ये इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, तो 64। तो x कितना हो जाएगा दोस्तों 32। x 32 मतलब सुवर्णा की आयु जो है 1 जनवरी 2015 को कितना है 32 वर्ष है। तो आगे पूछता है दोस्तों कि 1 जनवरी 2010 को सुवर्णा की आयु कितनी होगी। 1 जनवरी 2010 मतलब 5 साल पहले। तो 5 साल पहले, वर्तमान आयु 32 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले की पूछ रहा है, तो 5 वर्ष घटा देंगे तो 27 वर्ष सुवर्णा की आयु हो जाएगी। कब 1 जनवरी 2010 को। और यह जो है ऑप्शन नंबर 1 है और ऑप्शन नंबर 1 27 वर्ष, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग आ गए हैं इस सेट में रीजनिंग सेक्शन के अंतिम पड़ाव पर। अंतिम 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यह जो है एक सीरीज है, अल्फाबेटिक सीरीज है। तो हम लोग आइए इसे भी देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। यहाँ दोस्तों एक सीरीज दे रखा है KGQ JTK HXO ECS और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, यह एक सीरीज है। इसका हमें अगला 1 2 3 4 इसके टर्म दिए गए हैं। 5वां टर्म क्या होगा यह हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यह के 11 नंबर है, यहाँ माइनस कर दिया 1 तो यहाँ लिख दिया J 10 नंबर, यहाँ माइनस कर दिया 2 लिख दिया H 8 नंबर, यहाँ माइनस कर दिया 3 और लिख दिया 5 नंबर। 8 में से 3 जाएगा तो 5। अब यहाँ 3 माइनस किया तो हम अब यहाँ क्या करेंगे 4 माइनस कर देंगे।
तो 5 में से 4 घटेगा दोस्तों तो 1 बचेगा। तो 1 नंबर जो होता है अल्फाबेट वह होता है ए। तो यहाँ पहला हमें टर्म मिल गया है। अब हम लोग देखते हैं क्यू होता है दोस्तों 17 नंबर। तो क्यू में 17 है और टी होता है 20 नंबर। तो कहने का मतलब यहाँ 3 जोड़ दिया गया। अब 20 में फिर क्या किया गया, 4 जोड़ दिया गया तो 24 नंबर यक्स। अब यहाँ 5 जोड़ देंगे तो 24 और 5 हो जाएगा दोस्तों 29। लेकिन अल्फाबेट 26 पे जाके खत्म हो जाता है। तो अब 3 और आगे बढ़ना है तो हम फिर से ए बी सी, तो यहाँ सी आ गया दोस्तों। तो अब 5 है, अब यहाँ पे 6 जोड़ देंगे दोस्तों तो 3 और 6 9, तो यहाँ पे 9 नंबर अल्फाबेट हो जाएगा आई। अब हम लोग देखते हैं लास्ट जी। जी है दोस्तों 7 नंबर। तो 7 में कितना जोड़ेंगे कि 11 हो जाएगा, के तो 11 नंबर है। तो 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, यहाँ 4 जोड़ दिए तो ये 19, और 19 और 4 23, 23 डब्ल्यू ए आई डब्ल्यू जो है दोस्तों यह 1 नंबर ऑप्शन में है ए आई डब्ल्यू, और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से यह तीसरा सेट जो था तीसरे शिफ्ट का 3 मार्च 2020 को जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए थे CGL के टायर 1 वाले, उसके तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। तो अब इसका जो अगले डेट का जो एग्जाम हुआ था उसके पहले शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग लेकर के अब अपने नेक्स्ट वीडियो में आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।